जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं तरुण और मैं आज़ाद जेपीएससी एकेडमी को संभालता हूं। ठीक है, आज मैं सामान्य हिंदी लेके आपके बीच आया हूं। कंप्लीट सामान्य हिंदी, ये कंप्लीट सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी जिनका एग्ज़ाम है अगले महीने फरवरी में, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। आपका पेपर 2 में हिंदी, सामान्य हिंदी पूछा जाता है, तो इन सबको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए इसे ध्यान से देखेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं झारखंड स्पेशली, तो मैं यहाँ पे आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर झारखंड अभी पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस चल रही हैं, तो झारखंड के बच्चे मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं जुड़ सकते। जिनको एग्ज़ाम देनी हो भविष्य में वो, बाकी अपने छत्तीसगढ़ वाले प्लेटफॉर्म पे ठीक है आप, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी में मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हैं उनके अकॉर्डिंग और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है और मैं इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले भाषा परिवार। सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, कारक, अव्यय, लिंग और समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें नोट भी करनी पड़ सकती है, तो ध्यान से सुनना भी है और नोट भी करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं कि एक्चुअली हिंदी भाषा आया कहाँ से। तो देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो बोलिएगा हिंदी एक भाषा है और ये हिंदी शब्द मतलब हिंदी शब्द फारसी भाषा का देन है। बोलिएगा फारसी भाषा का देन है हिंदी शब्द। ठीक है, चलिए इसका पूरा डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं। खैर, हमारे जो हिंदी है, हिंदी भाषा जो है उसकी आदि जननी है संस्कृत। और अगर हम पूछे भारत देश की सबसे पुरानी भाषा या प्राचीनतम भाषा तो संस्कृत। लेकिन पूछा जाए देश की पहली भाषा तो बोलेंगे पाली। कौन सी बोलेंगे? पाली बोलेंगे। देश की पहली भाषा यानी देश भाषा, पहली देश भाषा, इसमें बहुत सारा चलन हुआ था। तो संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, और इसी अपभ्रंश से एक निकलता है सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन सा? सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही निकला है आपका हिंदी, या जितनी हमारी मेन भाषाएं हैं वो अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश में सौर श्रेणी याद रखिएगा। ठीक है, हमारे जितनी भी भाषाएं मेन निकली हुई है वो अपभ्रंश से निकली हुई है। लेकिन पूछेगा हिंदी कहाँ से निकली है तो बोलिएगा सौर श्रेणी अपभ्रंश से। इसके बाद आता है अवहट, बदलते रहता है इसका रूप। इसके बाद हिंदी, इसके बाद अभी जो हम यूज करते हैं वो है मानक हिंदी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ये भी आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा परिवार अगर देखेंगे विश्व में कुल तो 9 भाषा परिवार हैं। 4000 से भी अधिक भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं, जिनमें तीसरा नंबर है हिंदी का। तो सवाल ये उठता है कि पहले नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर बोलिएगा आप चीन की है मंदारिन भाषा, दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पे आता है हिंदी। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं। चलिए, हमारा रैंक पूरे वर्ल्ड में तीसरा आता है भाषा के मामले में। तो भाषा परिवार टोटल तो वैसे 9 है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली आपको जो हमको एग्जाम के पर्पज से बताना है वो 4 अब बता रहा हूँ हम आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर भारोपीय, और सबसे ज़्यादा ये भारत में बोली जाती है, मतलब विश्व में भी और भारत में भी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में है ये ऑस्ट्रिक। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार में क्या है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो भाषाएं आती हैं वो देखिए, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी। ध्यान दीजिएगा, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। पंजाब की भाषा पंजाबी, बांग्ला आपका चलता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, उर्दू आपका चलता है जम्मू कश्मीर या कुछ और स्टेट्स हैं वहां पे चलता है। अब आते हैं द्रविडियन भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में, जो जिसको बोलते हैं ना आप प्रायद्वीपीय भारत, मतलब नीचे वाला पार्ट दक्षिण भारत, जैसे आपका हो गया आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह वगैरह। अब ध्यान दीजिएगा भारत के दक्षिणी भाग में कौन कौन, तो ये 4 मुख्य भाषा याद रखिएगा। और आपका ये जीएस में भी कभी पूछा जाता है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है। ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं, भाषा संबंधी जो हमारे उपबंध है वो 8वीं अनुसूची में है, संविधान के 8वीं अनुसूची में, और भाग 17 में है। ठीक है, भाग 17 में। और ये आर्टिकल बता देता हूं आपको 343 से लेके 351 के बीच है, और टोटल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22, जिसमें
एक भाषा हिंदी है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का स्थान नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में 4 मुख्य रूप से याद रखना है। पहला तमिल। तमिल कहाँ बोली जाती है? तो देखिए तमिलनाडु और पुदुचेरी में। पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी, ठीक है। तो पुदुचेरी बोलिए चाहे पांडिचेरी, बात एक ही है। तमिलनाडु और पुदुचेरी की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, वो है तमिल। याद भी रखना है आपको, इसलिए बोला मैंने, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। दूसरा है तेलुगु। तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। आंध्रा से ही कट के तेलंगाना हुआ 2 जून 2014 को, ये भी आप याद रखिएगा। कन्नड़। कन्नड़ बोला जाता है आपका कर्नाटका में, और मलयालम जो बोला जाता है वो केरल और लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। और इसके अलावा कौन सा भाषा बोला जाता है द्रविडियन में? तो कुडुख और माल्टो। कुडुख और माल्टो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। देखिए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 2 भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोल और मुंडा। ये आपके यहाँ थोड़ा बहुत बोला जाता है, और थोड़ा बहुत आपका मुंडारी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो कोल हो गया, मुंडा हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो, खड़िया, खासी। यहाँ पे एक तो हटा दीजिए, इसको मैं अभी इसको बताता हूँ। ये ऊपर के जितने भाषाएं हैं, कोल, मुंडा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये झारखंड में मुख्य रूप से बोली जाती हैं जनजातियों के द्वारा। अब खासी कहाँ है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। नहीं, ये सॉरी मणिपुर बोल रहा हूँ, मेघालय की पहाड़ियाँ। तो खासी उधर आपका हो गया ये 7 सिस्टर्स वाले एरिया में, ठीक है ना, खासी उधर का है। अब आते हैं चीनी तिब्बती। तो गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय याद रखिएगा। कौन सा? ये मेघालय का खासी। अब यहाँ पे चीनी तिब्बती में मणिपुरी और मंडारिन सबसे नंबर 1 में बोली जाती है पूरे विश्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संज्ञा। अब पहला टॉपिक आता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन हमको रटवाना नहीं है, आपको याद नहीं करवाना है, आपको मेनली आपको समझा देना है मुझे। इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, और मैक्सिमम आप हिंदी में सही करके आएंगे। अगर हिंदी आपका पूछता होगा, वैसे तो टोटल 35 पूछता है ना, जिसमें आपका क्षेत्रीय मतलब छत्तीसगढ़ी भी है, तो मोटा मोटी देख लें, अगर हम 15 से 20 हिंदी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब जब एग्जाम देखेंगे तब हमसे मिलिएगा, फ़ोन कीजिएगा, है ना। लेकिन आपको चीज़ों को समझना है। अब यहाँ संज्ञा किसे कहते हैं? अब डिफिनेशन याद करने वाला टाइम नहीं रहा, बस बता देता हूँ। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। मैंने कहा नाम को कहते हैं, बस एक लाइन पकड़ लीजिए आप, नाम को कहते हैं। तो जितने भी नाम होंगे वो सारे संज्ञा होंगे। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? तो मुख्य रूप से 5 भेद हैं, ठीक है ना। इसके वर्गीकरण तो कई तरह से कर देते हैं करने वाले। खैर आपको ये वर्गीकरण, इतना टाइम भी नहीं है कि वर्गीकरण करने लगे तो पूरा एक वीडियो ही संज्ञा सेपरेट हो जाएगा। खैर चलिए 5 भेद अब आपको समझना है। देखिए पूछा गया आपका गोरस, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा, गोरस पूछा हुआ है कि कौन सा संज्ञा है। तो आपको मैं बता दूंगा ना कि 5 संज्ञा कैसे पकड़ेंगे, तो आप काम कर लेंगे। पहला जातिवाचक। अब जातिवाचक में क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जिससे जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक मतलब क्या है? किसी खास व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो, व्यक्तिवाचक। समूहवाचक में 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो या बहुत ज़्यादा का बोध हो तो समूहवाचक। द्रववाचक में जिसको हम माप तोल सके, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में जिससे भाव प्रकट हो, ठीक है। लेकिन पकड़ेंगे कैसे? तो देखिए जातिवाचक संज्ञा जब भी कोई वो शब्द दे तो वहां पे लगाइएगा कौन। क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है? कौन। यदि इसका उत्तर, देखिए 2 चीज बताता हूं, यदि उत्तर मिले, कुछ भी उत्तर मिलेगा आपको, या उत्तर मिले या क्वेश्चन ही नहीं बने तो वो होगा व्यक्तिवाचक नहीं होगा, सॉरी जातिवाचक नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन आप किए, क्वेश्चन आप मतलब लगाए, कौन लगाए, क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं, तब ये जातिवाचक होगा। जैसे मैं बोलूं नदी, आप बोले कौन नदी, पता चल रहा है क्या कौन नदी? नहीं, इसका मतलब ये जातिवाचक है। फिर गाय, मतलब कौन गाय, नहीं पता है। कवि, कौन कवि, दुनिया में 1 लाख कवि हैं। रेल, दुनिया में कई रेल हैं, कौन रेल, कौन कवि, पता है क्या? नहीं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं नंदी गाय, तो आप कहेंगे क्या कि कौन नंदी गाय? तो मैं तुरंत बोलूंगा नंदी गाय को तो नहीं जानते हो, शिव भगवान का गाय है। खैर, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कैसे पकड़ेंगे? छत्तीसगढ़, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष नाम, कोई विशेष जगह, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। छत्तीसगढ़, अब कह के तो देखिए कौन छत्तीसगढ़, तुरंत आप
गुस्सा होने लगे कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली कोई खास जगह का नाम है, कोई खास शहर का, कोई खास राज्य का, कोई खास देश का, ठीक है ना। श्याम किसी खास लगे, कौन श्याम मत बोलिएगा, श्याम एक ही आदमी है, एक ही आदमी। अब ठीक है ना, नाम कॉपी हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो अलग बात है, लेकिन श्याम एक ही आदमी है। अब श्याम की जगह अगर हम राम कह दें, राम जी या राम भगवान कह दिए, तब कहिए तो नाम जितने भी होंगे वो व्यक्तिवाचक होंगे। हिमालय तो एक पर्वतमाला है हिमालय, ठीक है ना, तो ये सारे व्यक्तिवाचक में होंगे। समूहवाचक में क्या होगा, वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास में देखते हैं ना 2 से अधिक लोग होते हैं, है ना, तो उसको वर्ग बोलते हैं। भीड़ उसको मतलब समूहवाचक बोलते हैं, भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे। उसी तरह आयोग, अब बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा का मतलब क्या, 2 आदमी है उसमें, कई लोग हैं, समूह है। उसके बाद झुंड हो गया, बाजार हो गया, बाजार का छोटा रूप हाट हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अब द्रववाचक में 3 चीज आएंगे, ठोस मतलब ठोस, इसमें द्रव भी आएंगे और इसमें गैस भी आएंगे, तीनों आएंगे। जैसे बता देता हूं आपको, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन, है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब द्रववाचक को जिसको हम मापतौल के लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना जरा पानी दीजिए ना, तो जरा पानी दीजिए का मतलब 1 गिलास पानी आपको मिलता है, मापतौल के मिलता है, तो पानी हो गया। घी आप कहीं से लेते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घी दो। बोलचाल की भाषा में आप किसी घर में मांगने जाते हैं तो बोल देते हैं कि थोड़ा घी दीजिए ना, थोड़ा घी नहीं तो पूछते हैं कितना, तो यही पूजा करना है तो 1 चम्मच निकाल के दे देते हैं आपको, तो वो भी एक मापतौल है, ठीक है ना। सोना आप लेते हैं तो मापतौल के लेते हैं। उसी तरह गोरस, गोरस मतलब होता है दूध, गोरस का मतलब होता है दूध, दूध का पर्यायवाची है गोरस, और दूध जब भी होगा लिक्विड है, मापतौल के लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन दूध, ऐसे मत कीजिए क्योंकि मापने तोलने वाला, इनको माप तोल नहीं सकते हैं, नदी को मापना तोलना नहीं है, नदी मापता, नदी को माप नहीं तो, अब कहिएगा सर गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, माप तो दी, उसकी लंबाई को मापे है ना, नदी को थोड़े माप रहे हैं। अब गाय को मापिएगा, आप कवि को मापिएगा, रेल को मापिएगा, नहीं, ऐसा मापना वहां है जहां जिसका हम यूज माप के करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, हवा है, हवा का एक रूप है। तो जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, यहां से खींचते हैं, तो इसका एक लिमिट है, ये नहीं कि एक ही बार खींच लेना है ना, तो पता चला कि कुछ और हो गया। फिर जैसे आप टायर में जो बाइक है या फिर कार है, उसके टायर में जब आप हवा भरते हैं तो हम मापा जाता है, ऐसे ही नहीं ले लेना है। उसी तरह CO2 हो गया, चीनी जब लेते हैं तो मापतोल के। अब भाववाचक में आइए, भाववाचक में देखिए क्या कीजिएगा, इसको हम माप तोल सकते हैं, बाकी चीज़ों को तो हम छू रहे हैं, देख पा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा को आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसको केवल आप अनुभव कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड होगा उसमें देखिएगा किसी न किसी चीज़ का रूप तोड़ा हुआ होगा। कहने का मतलब समझिए, बूढ़ा तो बूढ़ा से बना बुढ़ापा, अब सुंदर से सुंदरता, तो ये तो ध्यान मत रखिएगा। ध्यान क्या रखना है आपको, एक तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे कोई शब्द आया तो उसको अपने अंदर डाल के देखिएगा, वो चीज़ आपके अंदर अगर बदलाव आ गया, दैट मीन्स वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं एक चीज़ लेता हूँ, सुंदरता को अपने अंदर डाल दिया, कितना मतलब सब कुछ सुंदर दिखने लगेगा, हाथ पाँव पूरे बॉडी का कायाकल्प हो जाएगा। खैर वैसे सुंदर है ही, थोड़ा और बढ़ जाएंगे। दया, अब अपने अंदर दया डाल दीजिए, उसको बड़ा चोट लग गया तो दया दिखा रहे हैं। मिठास, मजा आ गया। फिर बुढ़ापा को अपने अंदर डालिए, बाल पक जाएंगे, आंख में झुर्री पड़ जाएंगे, हाथ पैर सिकुड़ जाएंगे, कायाकल्प आपका हो गया, बदल गया, तो दैट मीन्स ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को पकड़ने का फिर से एक बार तरीका बताते हैं। ना इसको हम छू सकते हैं, बुढ़ापा को छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा एक अनुभव करने वाला चीज है, बचपन एक अनुभव करने वाला चीज है, ममता एक अनुभव करने वाला चीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया संज्ञा का पूरा पार्ट, संज्ञा यही है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम मतलब सर्व जोड़ नाम, मतलब सर्वनाम। सब नाम के बदले ये प्रयुक्त किया जाता है। नाम मतलब संज्ञा, तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। और सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम काम क्या करता है, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। अब जैसे मैं बोलूं कि तरुण सर हिंदी पढ़ाते हैं, तरुण सर 5 बजे उठते हैं, तरुण सर यहाँ जाते हैं, वॉक करते हैं, बार बार तरुण सर की जगह वह लगा दीजिए, तो ये संज्ञा का दोहराव रोकता है सर्वनाम। उसके बाद आदर अनादर का भाव दिखाता है। जैसे आदर क्या है, आप उठिए तो आदर, तू वहां जाओ अनादर हो गया, है ना। निकटता और दूरी का दिखाता है ये। अब बोलेगा यह एक कलम है तो निकट है, वह एक बिल्ली है तो वह दूर के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें सर्वनाम के काम। खैर सर्वनाम शब्द टोटल है 11 शब्द कौन कौन है, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। इन्हीं के आधार पर सर्वनाम को रन कराया जाता है। सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6। अब 6 में ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है
एक एक मैं अब देखिए सुविधा के लिए मैं आपको इंग्लिश भी लिख दिया हूँ जगह जगह पे, संज्ञा का इंग्लिश नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण को एडजेक्टिव, है ना, उस तरह सब लिखा हुआ हूँ। अब बाकी आप चीज़ें यहाँ से नोट करते जाएंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अंग्रेजी की बात हुई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका उदाहरण क्या होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं डिफिनेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिफिनेशन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी गए तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते हैं। खैर बाकी चीज़ें बता रहे हैं, समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिससे कहने वाला और सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष मतलब मैं, इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, नहीं बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो उत्तम पुरुष मतलब मैं, और मैं का बहुवचन हम, तू, या इसी को बोलते हैं तुम और फिर आप। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में वह वे, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा, यहां पे एक मैं लिख देता हूं फटाफट, मैंने, देखिए फटाफट लिखता हूं आप, मैंने आपसे कहा कि वे चोर हैं, और वे की जगह मान लियो मैं लिख दूं हाँ वे चोर हैं, या ऐसे कहा मैंने आपसे कहा कि श्याम बुरा है, तो यहाँ पे नाम भी आएगा। अन्य पुरुष में वह वे यह ये, और कोई नाम हो सकता है तो नाम भी आएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो वर्ड है वो कौन सा है, उत्तम पुरुष, आप क्या है, मध्यम पुरुष, वे क्या है, अन्य पुरुष, ठीक है। तो 3 पुरुष समझा दिया आपको। दूसरा आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजी वाहन से, वो बेटी की शादी है तो निजी वाहनों से संपर्क, निजी वाहनों से मतलब बारात जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग कि निजी वाहन से चलेंगे, मतलब अपने वाहन से, निजी मतलब अपना, तो जिसे आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद, स्वतः आदि का बोध हो, निजीवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आप ही सुंदर हूँ, मतलब आप ही मतलब स्वयं, मैं स्वयं खा लूंगा, मम्मी खाने के लिए बुला रही, बेटा क्या बोल रहा है, अब मम्मी जाना तुम, मैं स्वयं खा लूंगा, या मैं खुद खा लूंगा, या मैं स्वतः खा लूंगा। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्या होंगे, निजवाचक। निजवाचक एग्जाम्पल क्या देंगे आप, मैं आप ही बुरा हूं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, श्याम खुद खा लेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आप वर्ड आएगा, जैसे श्याम आप ही बुरा है, चाहे मैं आप ही बुरा हूं, आप ही बुरा हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे बता देता हूं, आप यहां भी आया, आप यहां भी है, दोनों में फर्क क्या है, यहां जो भी आप आएगा वो दूसरे आदमी के लिए होगा, और यहां जो भी आप आएगा एक ही आदमी के लिए होगा। जैसे मैं बोला ना कि मैं आप ही बुरा हूं, मतलब अपने आप के लिए बोल रहा हूं, मैं, दूसरा आदमी नहीं है। जैसे और दूसरा लेते हैं, मैंने आपसे कहा, तो यहां पे 2 आदमी, एक तो मैं और एक आप, मतलब दूसरे आदमी, ठीक है। निश्चयवाचक मतलब यह हुआ, अब यह हुआ मैं जैसे बोलूंगा मैं, निश्चयवाचक से निश्चय का भाव बोध हो, जैसे यह एक बिल्ली है तो दैट मीन्स बिल्ली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वह चोर है तो चोर है, इसका एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, ये हो गया। अब है अनिश्चय, अनिश्चय मतलब डाउट, कोई आया है क्या, ऐसा बोलते हैं ना, कोई आया है क्या, तो कोई क्या है मतलब आपको पता ही नहीं है, आप कुछ लाए हैं। अब जैसे मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूं, आपसे पूछूं कि आप कुछ खाए हैं, अब कुछ खाए मतलब क्या, अगर मैं पूछूं आप खाना खाए हैं तब तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए भाई खाना के बारे में पूछा, आप कुछ खाएं, कुछ का मतलब क्या पता है आपको, बिस्किट पूछ रहा हूँ, फिर कोई फास्ट फूड पूछ रहा हूँ या फ्रूट पूछ रहा हूँ, क्या पता है आपको, नहीं पता है, तो ये होगा। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कोई आया है, आपने कुछ खाया है, ठीक है ना। अब मैं सब कुछ लिखते रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग खुद समझदार हैं, कर लीजिएगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में हमेशा लास्ट में प्रश्न लगाइएगा, जैसे यहां पे है ना, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में जरूर लगाइएगा। और अगर पूछे आप कौन हैं या तुम कौन हो, तो लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाइएगा, यही है प्रश्नवाचक। अब संबंधवाचक है, संबंधवाचक का मतलब जो सो, जैसे बोलते हैं ना, जो सोएगा सो खोएगा, तो दोनों में संबंध हुआ, सोना और खोना में। जिसकी लाठी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यही है संबंधवाचक, ठीक है। सर्वनाम यही है और कुछ नहीं है। अब आते हैं विशेषण, ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। अब एक चीज और आता है, विशेष्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विशेष्य क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए, मान लीजिए कोई विशेषण है, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी शिक्षक का आदर करता है, ठीक है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण तो है आदर,
आदर, निरादर, गुण, अवगुण जो भी हैं वो आपका विशेषण शब्द है। अब यहाँ पे सॉरी आदर में बोल रहा हूँ, अच्छा, अच्छा ये है अच्छा, अच्छा बुरा है ना, अच्छा बुरा ये विशेषण शब्द है। तो अच्छा बुरा गुण दोष जो भी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि विशेष से कैसे पकड़ेंगे। तो एक तरीका बता देता हूँ, जब भी विशेष शब्द होगा या तो वो संज्ञा शब्द होगा या तो सर्वनाम शब्द होगा, तीसरा कोई शब्द नहीं होगा। तो विद्यार्थी क्या है? अब देखिए विद्यार्थी, मैं पूछता हूँ आपसे, आप खुद समझदार हैं। विद्यार्थी संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रवाचक, भाववाचक। अब तुरंत आप सोचिए, विद्यार्थी मतलब एक पार्टिकुलर तो नहीं बता रहे किसी खास का। कौन विद्यार्थी? पता ही नहीं, यानी जातिवाचक है। ठीक है, तो ये हुआ। तो विद्यार्थी का ये अच्छा का विशेषता किसका बता रहा है? मतलब विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए। अब विशेषण क्या है? अच्छा शिक्षक का आदर करना चाहिए। अब विद्यार्थी यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, तो ये है विशेष्य शब्द। ठीक है, अब इसके चार भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के चार भेद कौन कौन होते हैं? गुणवाचक। गुणवाचक में देखिए क्या क्या चीज आएगा? बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, चतुर, बुद्धिमान, दुष्ट, कुरूप, है ना, सुंदर, ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। क्रोधी, मोटा, सफेद, जवान, खट्टा, जितने भी स्वाद है सारे गुणवाचक हो गए। जितना भी कलर है सारे गुणवाचक हो गए। जितनी भी अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, है ना, सारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक, यहाँ पे दो पार्ट होंगे संख्यावाचक के। एक तो होगा निश्चित संख्यावाचक और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक कहने का मतलब वो उसको गिनेंगे आप, संख्यावाचक को गिनेंगे आप। देखिए दोनों जगह परिमाण में भी दोनों होगा, निश्चित अनिश्चित, लेकिन दोनों में दो फर्क है। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो क्वांटिटी ये है, और ये संख्यावाचक मतलब न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में से 10 व्यक्ति को गिन सकते हैं, लेकिन 10 किलो अनाज को कभी गिन नहीं सकते हैं, तो वो परिमाण में जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक तो हुआ 10 व्यक्ति मतलब डिफरेंट है यानी निश्चित है। तो संख्यावाचक के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। मैं इधर हो जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब अगर मैं बोलूं 10 व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्ति, अनिश्चित है, पता ही नहीं कि। अब जैसे बोलेंगे हम कलम, मान लीजिए कलम बोले हम 1 क्विंटल कलम, या मान लीजिए बोले 100 कलम, 100 कलमे बोले तो वो निश्चित है। लेकिन मैं बोलूं बहुत कलमे, अरे वहां बहुते कलमे थे, तो बहुत कलमे का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। परिमाणवाचक, अब इसमें मापतोल वाला चीज होगा, जितना भी होगा इसमें मापतोल वाला चीज नहीं था, गिनने वाला। पेड़ गिनाएगा, व्यक्ति गिनाएगा, लोग गिनाएंगे, इसमें मापने तोलने वाला। 5 किलो दूध, तो 5 किलो दूध को आप माप तोल के लेंगे। अगर इसी को बोले 5 किलो तो निश्चित में होगा, लेकिन कुछ अनाज या थोड़े अनाज या थोड़ा दूध या थोड़ा पानी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। अगला है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। देखिए सार्वनामिक या सांकेतिक क्या होता है? जब आप किसी, सांकेतिक मतलब समझते हैं या निर्देशित, इसी को बोलते हैं। सार्वनामिक, सांकेतिक या निर्देशित विशेषण। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपको हम बोले तुम चोर हो, तुम ही ने मेरी कलम चुराई, या वह लड़का, मैं मतलब आपका ऑटोमेटिकली खुद चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, व्यक्ति दयालु है, सिंपली कुछ नहीं बोलेगा, वह व्यक्ति दयालु। देखिए यहाँ पे उंगली, वह व्यक्ति दयालु है, उंगली चला जाए, दैट मीन्स ये क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण, यही है। और ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और फंडा बता देते हैं। जब भी सर्वनाम विशेषण को पकड़ना हो तो उसके बाद कभी भी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि तुरंत बाद, संज्ञा जरूर रहेगा। यहां देखिए व्यक्ति संज्ञा है, यहां औरत संज्ञा है। मतलब सार्वनामिक शब्द के बाद तुरंत जब भी आगे, मतलब इस वाक्य में कहीं ना कहीं आपका संज्ञा जरूर रहेगा। ये इसका फंडा है। दूसरा, औरत ने मुझे मारा, पता है किसने मारा? इस औरत ने मुझे मारा। इस, देखिए एकदम ऑटोमेटिकली आपका उंगली चला जाएगा, इस औरत ने। तो ये क्या होगा? सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आपका पूछा गया है, तो हो सकता है पूछ दे, इस बार भी कोई गारंटी नहीं है। प्रविशेषण यानी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का एडजेक्टिव मतलब विशेषण का विशेषता बताए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे आप अब बोलेंगे बाघ मजबूत है, तो मजबूत क्या है? विशेषण है। लेकिन मजबूतों का विशेषण क्या है? बहुते। कितना मजबूत है? तो बहुते मजबूत है, तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण हो गया। अब यहां पे देखिए, वह चलता है, वह चलता है सामान्यतः एक क्रिया है, चलना क्रिया है, लेकिन वह बहुत चलता है, तो इसका विशेषता हो गया बहुत, प्रविशेषण हो गया बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रिया में। क्रिया किसी का काम को करना या होना जो समझा जाए वो क्रिया कहलाता है। मोटा मोटी मान लें, क्रिया के मूल रूप को रूट कहते हैं, यानी धातु कहते हैं। अब धातु में जब आप नाप प्रत्यय जोड़िएगा आगे, तब आपका वो क्या बनेगा? क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे दिखाते हैं आपको,
पढ़ सो, इसमें ना जोड़ दीजिए, प्रत्यय मतलब आगे जोड़ना, शब्द के बाद जोड़ना, ठीक है। तो यही है मूल धातु। धातु जब ना निकाल दीजिए, जो बचेगा वो धातु बन गया। जैसे सोना क्रिया है, उसमें ना निकाल दीजिए, सो बच गया। पढ़ना क्रिया है, ना निकाल दीजिए, वो धातु बच गया। तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ठीक है। अब मुख्यतः इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? पहला तो है इंट्रांजिटिव और दूसरा ट्रांजिटिव, यानी अकर्मक और सकर्मक। अब एक चीज समझिए, अकर्मक किसी भी सार्थक शब्द के पहले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सार्थक शब्द के पहले अगर अ लगा है तो उसका बराबर नहीं होता है, और अगर स या सु लगाते हैं तो मोस्टली जगह आपका अच्छा अर्थ देता है, अच्छा या फिर साथ में होगा। जैसे मैं बोलूं पुत्र, देखिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए, पुत्र, ठीक है, सुपुत्र कर दीजिए, अच्छा पुत्र, ठीक है। दूसरा सत्य, सत्य मतलब सच, अ लगा दीजिए। नहीं सत्य मतलब झूठ। तो ये भी ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आते हैं यहाँ पे, क्रिया के साथ कर्म नहीं रहे। अब देखिए कर्म, कर्म के पहले अ लगा है, मतलब नहीं कर्म रहेगा। अब यहाँ सकर्म ने साथ में कर्म रहेगा, तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहां पे कर्म नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं जाता हूं, यहां कोई कर्म नहीं है। अब अगर बोल दूं, मैं जाता हूं की जगह अगर बोल दूं कि मेरे पास एक, ऐसा बोल दूं, मैं जाता हूं की जगह बोल सकता हूं मैं पुस्तक के लिए बाजार जाता हूं, या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो ये पुस्तक क्या है? कर्म है, ठीक है। बताएंगे इसको पूरा डिटेल में, पढ़िएगा तब समझ में आएगा। खैर मोटा मोटी बता दिए, अकर्मक का मतलब क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा, और सकर्मक मतलब क्रिया के साथ कर्म जरूर रहेगा। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और मैं पढ़ता हूं अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, क्रिया के अन्य रूप होते हैं, अन्य भेद होते हैं, जैसे संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब एक नहीं कई, बोलते हैं ना संयुक्त परिवार, मतलब कई परिवार। तो जो वह जा चुका होगा, मतलब इसमें क्रिया दो या दो से अधिक होगा। मोटा मोटी देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। देखिए लिख ही देता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ठीक है, हिंदी पढ़ाता हूं। तो मैं पढ़ाता हूं ये तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो ये सकर्मक, क्योंकि कर्म मेरा क्या है? हिंदी को पढ़ाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिया कितना है? एक है, पढ़ाना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जाना एक क्रिया है, चूकना एक क्रिया है, होना एक क्रिया है, तो तीन क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया। दाल पक गई, पकना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया ऐसे बोलते हैं। जैसे गाड़ी खुल चुकी, तो गाड़ी खुलना एक क्रिया है, चूकना एक क्रिया है, तो यहां संयुक्त क्रिया का उदाहरण ये हुआ। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक समझते हैं ना, कि आप खुद काम ना करके कोई दूसरे से करा लीजिए या करवा लीजिए। मैंने श्याम से पत्र पढ़वाया, प्रेरणा दिया, पैसा वैसा दिया या कुछ मोटिवेट किया, और ये तुम्हारे जैसा तो कोई आदमी ही नहीं है ना, पढ़ दो, तो बेचारा खुश होकर पढ़ दिया, तुमने उसे हंसाया, ठीक है। तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए इसमें लगा रहेगा कर या कर के बीच में कहीं लगा रहेगा, तो देखिए कहां लगा रहेगा। पूर्वकालिक मतलब काम के पहले एक और क्रिया हुई है। श्याम खा कर, देखिए कर लगा हुआ है ना, कर, यहां भी सो कर या करके लगा रहता है क्रिया के साथ। बाजार, एक तो है बाजार जाना, मतलब बाजार जाना एक क्रिया है, और एक है खाना, तो दो क्रिया है। लेकिन आपका पहले कौन सा क्रिया हुआ है? पहले खाया कि बाजार गया? तो पहले खाकर, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, ये वाला। अब सीमा सोकर उठ गई, तो पहले उठी कि सोई? तो पहले सोई, तो ये वाला पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे वचन, वचन को नंबर बोलते हैं। एक वचन, बहुवचन, दो भेद होते हैं, ठीक है ना, जिससे एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। एक वचन में एक का बोध हो, बहुवचन में एक से अधिक का बोध हो, ठीक है। अब एक वचन और बहुवचन में मुख्य रूप से क्या चीजें पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक वचन, बहुवचन, पुस्तक, पुस्तकें, स्त्री, स्त्रियां, आंख, आंखें, आंसू, आंसुओं या आंसुएं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सुने है ना। नदी, नदियां, रात, रातें, ठीक है ना। गाना मत सुनने लगिएगा, ये मुझे बताना था। खैर अब इसको देखिए, प्राण, आंसू, अक्षत, होठ, हस्ताक्षर, है ना, नेत्र, ये दर्शन, ये सारे जो वर्ड हैं, इनका जब वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो बहुवचन का रूप देंगे। जैसे उसके प्राण उड़ गया नहीं, उड़ गए या पखेरु हो गए। उसके प्राण उड़ गया नहीं होगा, पखेरु हो गए, है ना।
चलिए, अनेक, अनेक शब्द तो सही है लेकिन अनेकों का प्रयोग गलत है। अनेकों का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अनेक जो है एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बार होता है ऐसा, आपको दे देगा वाक्य कि मजदूरों को अनेकों काम है, अनेकों का प्रयोग वहां गलत होगा। क्या होगा, मजदूरों को अनेक काम है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा एक व्यक्ति है लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो बहुवचन हो जाता है। जैसे पिताजी एक व्यक्ति है, या पिता या गुरु, ऐसा बोल सकते हैं तरुण सर पढ़ा रहा है। राम जा रहा है, हो सकता है। श्याम पढ़ा रहा है, हो सकता है। या श्याम पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाना फिर टीचर बन जाएगा। श्याम पढ़ रहा है, हो सकता है। तो तरुण सर पढ़ा रहा है, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब भी कोई सम्मान सूचक वर्ग शब्द जो है एक वचन में भी हो तो वो बहुवचन में वाक्य में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तरुण सर पढ़ा रहे हैं, तो ये सम्मान जोड़ने के लिए इसको बहुवचन लगाया जाता है। पिताजी बाजार जा रहा है, नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे अब सही कर लीजिए इसको, ये सही हुआ, ये सही हुआ। तरुण सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग होता है। अब आता है कारक यानी केस। केस के भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में तो 8, लेकिन संस्कृत में होते हैं 6। अब संस्कृत में 6 कौन होंगे, तो पहला वाला लास्ट वाला हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो 6 बच गया। खैर संस्कृत नहीं पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे देखिए कारक, ये है आपका कारक 8, ये है विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, इसी को बोलते हैं, ये है। और पहचान करने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने या शून्य। शून्य कैसे हम दिखाएंगे अभी। कर्म का भी शून्य या को, करण से, साधन या माध्यम। अब संप्रदान को या के लिए, अपदान से, उत्पत्ति या अलगाव के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। ठीक है, अब देखिए शून्य कैसे, जैसे कर्ता कारक में क्या होगा आपको पहचान करना है। कौन, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें मारा, तो यहां ने है, कर्ता कौन है, मैं के साथ ने लग गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं जाता हूं तो कर्ता यहां पे कौन है, ये बताइए। कर्ता मतलब करने वाला। देखिए ये कर्ता है, ये क्रिया है, तो ये कर्ता, इसके साथ ने तो नहीं लगा, तो यहाँ पे शून्य है, मतलब नहीं दिख रहा है आपको। उसी तरह कर्म में भी है। इसको पकड़ने का तरीका क्या है, कर्ता कारक को कौन, तो क्रिया के साथ लगाइए, कौन मारा, तो यहाँ आंसर आएगा मैंने। जाता हूं, कौन जाता हूं, मैं, तो पकड़ सकते हैं आप कि कर्ता कारक है। अब कर्म के साथ देखिए, मैंने आपको पीटा। अब देखिए मैंने आपको पीटा, तो यहां पे कर्म कौन है, कर्म कौन है, यहां पे कर्म देखिएगा क्रिया के साथ। पिटा कौन रहा है, आप। मैंने, यहां पे आप मत लिखिए। चलिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। मैंने सेव खाया, तो क्या खाया, सॉरी किसे यहां पे आ रहा है आंसर, किसे खाया, तो सेव को खाया, लेकिन यह को नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर यही लिखा था मैंने आपको पीटा, तो किसे पीटा, आपको पीटा। ठीक है, तो ये पकड़ सकते हैं। कहीं कहीं आपका कोई चिन्ह रहेगा, कहीं लुप्त भी रहेगा, क्योंकि शून्य इसका भी होता है। करण से मतलब देखिए क्या है, मैं कलम से लिखता हूं, तो मेरे लिखने का माध्यम क्या है, मेरे लिखने का माध्यम क्या है, कलम। तो कलम से, यहां पे से लिखने, जैसे मैं बस से जाता हूं। एक चीज और बता देता हूं, करण और अपदान को पकड़ने का सिंपल तरीका, करण कारक जब भी होगा चीजों को टच में रखेगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, टच में हूं। मैं बस से जाता हूं, बस के टच में हूं, ऊपर नहीं हूं, बस के ऊपर नहीं बैठ जाना है, ऊपर ही बैठेगा तब भी टच में ही रहिएगा। मैं प्लेन से आता हूं, प्लेन मतलब एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, प्लेन से, तो प्लेन के टच में है। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ है मान लीजिए, ये पेड़ है ऊपर में, और ये पत्ता है काला वाला पत्ता है, ये गिर रहा है, तो दोनों में अलगाव होगा, टच में नहीं रहेंगे। ये है पकड़ने का सीधा सा तरीका। ठीक है, तो करण हो गया। संप्रदान को या के लिए, संप्रदान होता है किसके लिए, जैसे मैंने आपके लिए गाय खरीदी, मैं आपको 5 रुपए दूंगा, तो ये क्या होगा, संप्रदान कारक। अपदान में क्या होगा, से, उत्पत्ति या अलगाव या जन्म। तो ऐसा बोलते हैं ना, गंगा का जन्म भागीरथी और अलकनंदा से होता है। कहाँ से, तो अलकनंदा से या भागीरथी से, बोलिएगा ना। यमुना नदी यमुनोत्री झील से निकलती है, तो इससे जो वर्ड यहाँ पे आया वो अपदान कारक है। क्यों है, कहाँ से निकली। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलगाव हो रहा है, कहाँ से, तो पेड़ से, तो ये आपका अपदान कारक है। दोनों में फर्क समझ में आ गया, क्योंकि दोनों जगह से है। संबंध, किसका बेटा है,
जैसे श्याम किसका बेटा है, तो का के की आप लगा सकते हैं आराम से। अधिकरण में पर, किस में, जैसे मैं कमरे में हूं, किस में, कमरे में। मैं घोड़े पर बैठा हूं, किस पर बैठा हूं, घोड़े पर। तो ये हो गया अधिकरण। अजी सुनते हो, ऐसे बोलते हैं ना अजी, तो एक संबोधन है। हे भगवान सत्यानाश कर दिया, तो हे भगवान जब लिखते हैं ना हे भगवान तो कॉमा दीजिएगा। अजी सुनते हो, अरे तुम यही हो, ऐसे करके तो संबोधन हुआ वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनको वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर कभी बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। मतलब वाक्य में जब वो प्रयुक्त हो तो वचन, कारक, लिंग है ना, इन सब के आधार पे कोई बदलाव नहीं होगा क्रिया में, तो उसको समझिएगा कि अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसके 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मुझे बहुत दूर जाना है, यहाँ पे क्या है, अव्यय मतलब ये दूर क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्या बता रहे, जाना है, कहाँ जाना है, तो दूर जाना है, ठीक है, बहुत दूर जाना है। अब यहाँ पे श्याम जल्दी चलो, तो जल्दी क्या है, क्रिया की विशेषता। चलना कैसे है, जल्दी जल्दी चलना है। जाना कहाँ है, तो बहुत दूर जाना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब श्याम के जगह मैं रख देता हूं वे लोग, या तुम लोग रखते हूं, तुम लोग बहुवचन हो गया, तो वचन, लिंग, कारक कैसे भी बदल लिया आप। यहाँ पे लिंग है पुल्लिंग, अभी मैं स्त्रीलिंग करके दिखा देता हूं। एक वचन में है ये, श्याम क्या है, एक लड़का यानी एक वचन में। बहुवचन क्या है, तुम लोग, तुम का बहुवचन क्या है, तुम लोग, ठीक है। तुम लोग जल्दो चलो नहीं हो जाएगा, जल्दी का जल्दी ही रहेगा, तो क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भेद नहीं, मतलब कोई बदलाव ना हो, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तुम लोग भी किए तब भी यही रहा। अब यहाँ पे लड़की का नाम रख देते हैं, जैसे राधा, राधा जल्दी चलो ही होगा, वहां पे कुछ बदलाव नहीं होगा। खैर चलिए, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। 1 मिनट। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक और ध्यान दीजिएगा आप, संबंध बोधक। दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उसको हम संबंध, मतलब संबंध दिखाएगा। रामू दीवार के ऊपर बैठा है। अब संबंध क्या दिखा, दीवार, रामू और दीवार के बीच क्या है, मतलब बैठने के बीच क्या है, ऊपर बैठा हुआ है। किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बनेगा। ध्यान दीजिए, इसमें अंतर क्या है, विभक्ति क्या है, का, के, की है ना, तो विभक्ति यहाँ पे आया। अब इसके बाद क्या बन गया, वो क्रिया विशेषण बन गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। क्या है कि रामू दीवार के ऊपर बैठा है, संबंध क्या दिखा रहा है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या है, दीवार भी संज्ञा है, आपका रामू भी संज्ञा है, तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जो स्थापित कौन कर रहा है, रामू दीवार के बैठा है, या रामू दीवार बैठा है, ऐसा लिखेगा, रामू दीवार बैठा है तब भी गलत होगा। तो इसमें संबंध कौन दिखा रहा है, ऊपर, तो ये आपका संबंध दिखाने का काम करता है, इसको बोलते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन, शब्दों, वाक्यों आदि को जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे मैं और वह में मतलब क्या कर रहा है, जोड़ने का काम, मैं, वह या मैं जाऊंगा, मतलब एक को बोल रहा है, जोड़ने का नहीं, हटाने का, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, या तो तुम एग्जाम दो या तो मैं दूंगा, तो ये क्या कर रहा है, अलगाव वाला दिखा रहा है। अब अंधेरा भाग गया, सूरज उग गया, दोनों में संबंध दिखा रहा है, क्या जोड़ रहा है, एक वर्ड आ रहा है जोड़ने वाला। कंजंक्शन मतलब समझिए, जंक्शन, जंक्शन नहीं बोलते हैं कि मुगल सराय जंक्शन है, जंक्शन मतलब जोड़ना, कई चीजों को जोड़ देगा, तो वही जोड़ना या हटाना, जोड़ना या हटाना जंक्शन पर ही होता है, जुड़ना या हटाना। जैसे उधर से ट्रेन आई, अपना इंजन हटा दी और दूसरा इंजन जोड़ दी, तो जोड़ना या हटाना, या बोगी जोड़ना है तो वही जुड़ता है। तो इसीलिए सूरज उगा इसलिए अंधेरा भाग गया, तो इसलिए क्या है, आपका कंजंक्शन है, यानी समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक में देखिए शोक, घृणा, भय, विस्मय, दुख वगैरह प्रकट करते हैं, उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे आश्चर्य हुआ, अरे तुम यही हो, काश मेरे पास भगवान होते, तो इन सब में पहले आप ये लगाइएगा ऐसा, इसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। शाबाश तुम जीत गए, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लिंग यानी जेंडर। जेंडर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। आपको कैसे पता चलता है कि लड़का या लड़की, आपको एक निशान मिला हुआ है ना, निशान मिला हुआ है ना। लड़कों के कुछ और शारीरिक बनावट होंगे और लड़कियों के कुछ और होंगे, तो आपके निशान के आधार पे आपका लिंग निर्धारण हो जाता है। चलिए, दो भेद हैं इसके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन। ध्यान दीजिएगा, दो है। आपको मुख्य रूप से ये चीज़ याद रखना है। लिंग वैसे देखिएगा तो थोड़ा जटिल है, विद्वान भी मानते हैं और हम भी तो मान ही देते हैं। लिंग थोड़ा देखिए, सजीवों का निर्जीवों का लिंग निर्धारण करना और सजीव का लिंग निर्धारण करना आसान है। सजीव मतलब जिसमें जीव है, लेकिन निर्जीव का लिंग निर्धारण करना कठिन कार्य है, उसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। खैर उतना नहीं जा रहे हैं, आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है। जैसे बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, बलवती होगा, धनवान का धनवती, ये सब याद कर लीजिएगा आप। भगवान का भगवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। देखिए कैसे लिखा हुआ है, लिखावट भी देख लीजिएगा। जैसे ये कवित्री बहुत बार पूछा जाता है मिसेस बेल्ट में, मतलब वर्तनी में। मर्द का औरत, अब मर्द का मादा मत कर दीजिएगा, नर का मादा, ऐसे मतलब जहां जैसा पूछा जाए वैसा ही बोलिएगा। सम्राट साम्राज्ञी, मत सम्राज्ञी नहीं साम्राज्ञी। विद्वान विदुषी, वर वधु, साधु साध्वी, कवि कवित्री। देखिए कैसा लिखा हुआ है। बुद्धिमान बुद्धिमती, नेता नेत्री। यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं, जैसे रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, कई लोगों को लगता होगा नहीं पुल्लिंग है, नहीं। पुस्तक, कई लोगों को लगता होगा कि पुस्तक तो सर पढ़ते हैं हम लोग, तो पुल्लिंग कैसे पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऋतु, आग, बर्फ, टोपी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुल्लिंग में क्या है, दही। दही देखिए कभी कभी दोनों में आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको रखा जाता है, मेनली ये पुल्लिंग में ही रहता है। बाल, नमक, रुपया, कान, दांत, देश, ऊंट, दिन, ये सारे हैं आपके पुल्लिंग शब्द। अब आते हैं समास। समास मतलब कंपाउंड, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। अब समास में ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है समस्त या सामसिक पद। समस्त सामसिक पद यानी समस्त पद को ही समास कहते हैं। अब समास विग्रह किसको कहते हैं, जब यही पद जो है ना, पद दो तरह के होते हैं। समास में दो पद होते हैं, अभी दो ही पद पे काम होता है पूरा। और दो पदों में जब दोनों जुड़ जाएगा तो समास बोलते हैं, और दोनों जब अलग अलग कारक सहित माने अपना विभक्ति लेकर अलगे हो गया तो उसको बोलते हैं विग्रह। समास विग्रह उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, तो ये समास है। राजा का पुत्र अलग कर दिया, अब तो ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति क्या है, समास शब्द है। देश के लिए भक्ति जैसी की, विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। खैर चलिए, इसके भेद हैं आपके 6। दो पद इसमें होते हैं। पहला को बोलते हैं पूर्व पद, पहले को बोलते हैं पूर्व पद, दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद में बाद होता है। उत्तर मतलब जब वैदिक काल, वैदिक काल के दो पार्ट, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब बाद वाला वैदिक काल, तो उसी तरह याद कर लीजिएगा। उत्तर पद माने बाद वाला और पूर्व माने पहले वाला। 6 भेद होते हैं, ठीक है। कहाँ, समास के 6 भेद। अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया है। अव्यय मतलब अविकारी, जिसमें विकार ना हो, मतलब विकार मतलब परिवर्तन ना हो किसी चीज से लेके। इसमें पूर्व पद माने पहला पद प्रधान होगा, जैसे यथा, प्रति, भर, ये सब वर्ड मिलेंगे। जैसे प्रतिदिन, अब इसमें पहला पद कौन सा है, प्रति, और दूसरा कौन है, दिन। पहला ये यथाशक्ति में पहला यथा और दूसरा शक्ति। अब देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, प्रतिदिन की जगह प्रति रात कर दिए या प्रति माह कर दिए। चेंज कौन हुआ, आगे वाला चेंज नहीं ना हुआ, तो प्रधान कौन हुआ, हेड ये हुआ। हेड मतलब जो चेंज नहीं हो। यथाशक्ति, अब यहाँ पे कह सकते हैं यथा भक्ति, कहते हैं ना हम लोग यथा भक्ति, तो यथा शब्द क्या है, आपका पूर्व पद प्रधान है। अब इसको तोड़िए तो यथाशक्ति का क्या होगा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या बोलेंगे, हर दिन के अनुसार, प्रतिदिन के मतलब हर दिन के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रति, भर, नीर भी वर्ड आता है, तो ये सारे वर्ड होंगे आपके अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में आते हैं। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होगा और 6 कारक चिन्ह का लोप रहेगा। जब इसका आप विभक्ति मतलब समास बनाइएगा तो 6 कारक पद आपको चिन्ह, 6 कारक कौन है, पहला और लास्ट वाला हटा के बीच वाले 6, तो वो आपका। जैसे सेनापति, तो सेना का पति, का किस में आता है, संबंध कारक। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशद्रोही, देश के लिए द्रोही, है ना। युधिष्ठिर, युद्ध के लिए स्थिर, युद्ध के लिए स्थिर, के लिए किसमें, संप्रदान में है। तो ये सारा चीज है आपका किसमें, तत्पुरुष में। अब आते हैं कर्मधारय में। उत्तर पद यानी बाद का पद इसमें प्रधान होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा विशेषण और विशेष्य का भावना आएगा। एक चीज और, इसमें लगा रहेगा है जो या के समान, जरूर लगा रहेगा। देखिए जब तोड़िएगा, चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख कहेंगे उसको, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बोल दें नीलकंठ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन केवल नीलकंठ देगा तो आप लगाइएगा बहुब्रीहि समास, लेकिन तोड़ के कहीं देगा नीला है जो कंठ,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नीला है जो कंठ। अगर ऐसा लिख के दे दिया नीला है जो कंठ बराबर नीलकंठ, तो आप कहिएगा चुपचाप कि ये कर्मधारय समास है, ना कि बहुव्रीहि। अगर ऐसे देगा तब, ठीक है। तो ये चीज समझिए। द्विगु, द्विगु में ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, माने पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक दिखाएगा। जैसे चौराहा, तो चौराहा में चौ माने चार, त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार, ठीक है। और चौराहा चार राहों का समूह चौराहा। उसी तरह नवरात्र नवरात्रियों का समूह। पहला शब्द देखिए सब जगह संख्यावाचक है, ये आप आराम से पकड़ सकते हैं। द्वंद्व बहुत आसान है, देखिए ईद्वा और ईद्वा के बीच में न माने चुपचाप ऐसे पहले वाला और दूसरे वाला बीच में ऐसे लगा हुआ है, तो इस योजक चिन्ह संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह जरूर लगा रहेगा, ऐसा वाला छोटका, ठीक है। राजा प्रजा बीच में देखिए लगा है दिन रात, राजा और प्रजा, जब विग्रह कीजिएगा तो राजा और प्रजा, दिन और रात, है ना। कभी कभी अपोजिट वाला बहुत रहेगा इसमें। जैसे गरीब अमीर, तो गरीब और अमीर क्या कहिएगा, गरीब और अमीर, ठीक है। चलिए बहुव्रीहि ध्यान दीजिएगा, कोई विशेष अर्थ निकलेगा। हाँ, द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा, इसमें दोनों पद का महत्व है। जैसे पति पत्नी दोनों का महत्व है। पत्नी अगर गुस्सा आ गई तो पति मतलब मनाएगा, नहीं तो भड़क जाएगी, तो बहुत सुप्रीम कोर्ट तो वही है, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। और जब पति गड़बड़ा जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो पत्नी मनाएगी, पता चला कि पति कहीं भाग मत जाए। खैर चलिए, तो दोनों पद इसमें प्रधान होने चाहिए, ठीक है। चलिए द्वंद्व हुआ। बहुव्रीहि में कोई विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब विग्रह करेंगे तो जिसका जिसकी आएगा। जैसे 10 है जिसके आनंद, दशानन, आनंद मतलब होता है शेर, 10 है जिसके आनंद, है जो नहीं कहना है, जो कह देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। है जिसके कहना है। जैसे नीला है जिसका कंठ, यहां पे मैं लिख देता हूं, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, तब ये जाके क्या होगा, आपका बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि में एक चीज ध्यान दीजिएगा, विशेषण टाइप का काम करता है ये, एक विशेषता। जैसे लंबा है जिसका मूछ, तरुण सर। आप सोचेंगे कहां से अपना विग्रह करा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल देते हैं। लंबा है जिसकी मूछ, अभी आपसे कोई पूछेगा कि जेपीएससी के एक टीचर हैं, नाम पता है लेकिन उनको कैसे जानिएगा, ढूंढना है आपको, तो कहेंगे अरे आपको कुछ नहीं, न लंबा है जिसका मूछ, तो आप बहुव्रीहि समास समझ गए, यही है। जैसे कभी कभी देखिएगा, आपको जाना है मान लीजिए बस स्टॉप पे, या फिर नहीं प्लेन जहाँ पे लैंड की है वहाँ पे जाना है किसी को लेने, तो क्या बोलते हैं आप, यहाँ से आपको पता नहीं कौन आने वाला है, नाम पता है तो नाम का टैग लेके आप जाते हैं, ऐसे करके खड़े रहते हैं कि ये वाला नाम कौन है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बताया जाता है लाल शर्ट पहना होगा या टोपी पहना होगा, उसका मूछ लंबा लंबा होगा, ये विशेषता है एक तरह की। तो यहाँ विशेषता वाला अर्थ आता है। लंबा है जिसका उदर, एक विशेषण टाइप का दे रहा है, मतलब एक विशेषता बता रहा है। पित है जिसका अंबर, पीताम्बर मतलब कौन, कृष्ण भगवान, अरे विष्णु भगवान। दशानन माने रावण, लंबोदर मतलब गणेश, नीलकंठ मतलब शिव भगवान। एक विशेष अर्थ यहाँ निकलेगा, तभी वो बहुव्रीहि होगा। लंबी है जिसकी मूछ है, मतलब तरुण सर, ये बहुव्रीहि समास हम नहीं है, मतलब हमको मत जोड़ लीजिएगा, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए, ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए, समास मुख्य रूप से ये है, आपको समास में फिर अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संधि मतलब होता है ज्वाइनिंग, मतलब जोड़ना। अब यहाँ देखिए, वहाँ क्या समास में क्या था, दो पद को जोड़िए भड़काइए। अब यहाँ वर्ण है, वर्ण किसको बोलते हैं समझते हैं, एक छोटका अक्षर को वर्ण बोलते हैं। जैसे क हलंत, ई वर्ण है। अब अगर हम बोलेंगे क, इसमें दो वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क हलंत जोड़ अ, इसमें दो वर्ण हो गए, एक स्वर वर्ण, ये व्यंजन वर्ण, दो वर्ण, तो वर्ण ये है, दोनों को मिलाइए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भेद होते हैं संधि के 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 बच्चे, मतलब 5 भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। पता नहीं कहाँ संधि बंधी हो गए, शुक्र मनाइए कि 5 ही हैं, कहीं 25 होते तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, पढ़ने बहुत पढ़ते हैं ना। खैर चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूं कि कैसे वर्ड टूटते हैं। जैसे हिम जोड़ आल है, कैसे टूटते हैं, इसको मिटा देता हूं, पहले इसको समझ लीजिए, है ना। देखिए यहां से मैं निकालता हूं, हिम हलंत हो गया, यहां सॉरी, यहां से मैं अ निकाल दूं, अ, तो ये बचा क्या, कलर में दूसरा ले लूं, ये बचा क्या, हिम में हलंत लग गया।
अभी मैंने दिखाया है कोई भी व्यंजन वर्ण है जैसे म, तो म बराबर म हलंत जोड़ अ कर सकते हैं। इस अ को जब इस यहाँ पे मिला दीजिएगा तो ये हलंत अपने आप हट जाएगा तो पूरा म बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अ निकाले तो ये बच गया अ जोड़। अब यहाँ जोड़ का है तो जोड़ दे दिए, यहाँ पे आ। अब अ में आकार नहीं होता है, याद रखिएगा, बचपन में अगर पढ़ेंगे तो भूल जाइएगा। आ डायरेक्ट होता है, अ में आकार नहीं होता है। तो यहाँ से आ निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो बचा क्या लय, तो नीचे लिख दीजिए लय। अभी जोड़ के जगह जोड़ दीजिए तो क्या बना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ जोड़ आ बराबर होता है आ। यह पूरा संधि डिटेल में पढ़िएगा तब समझ में आएगा, खैर मैं बता देता हूँ। अब इसको जोड़िए, तो इसको जैसे जोड़ना है वैसे ही लिख दीजिएगा चुपचाप, हिम। अभी बीचवा वाला आ लिखिए चुपचाप यहाँ आ, अब फिर लय। यही ना है संधि, यही ना जोड़ रहे हैं बीचवा वाला आ, क्योंकि ये दोनों जोड़ के आ आया है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर हलंत को हटाना है तो अ मिटका दीजिए। देखिए अ मिटका दिए हम, इहो हटा दिए। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए, क्या बना, हिमालय। तो सारे संधि में क्या होगा, ऐसे ही रूल फॉलो होते हैं। चलिए खैर, तो स्वर संधि के 5 वेद, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। ठीक है, अब देखिए ये ने जोड़ अन, ये है अयादि संधि। यण का उदाहरण नहीं है, चलिए खैर। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, ये है आपका गुण संधि। रमा जोड़ ईश, रमेश, ये है आपका गुण संधि। विद्या जोड़ आले, विद्यालय, ये है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये तो स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर प्लस स्वर मिला के स्वर संधि बनेगा। इन यहाँ पे देखिए आ जोड़ ई बराबर ई, तो रमा जोड़ इस आपको रट लेने हैं, खैर इतने डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि समझ में चीजें नहीं आएंगी। व्यंजन संधि में देखिए स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन, नहीं सॉरी, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर होगा व्यंजन संधि। जैसे सत जोड़ जन बराबर सज्जन, या सम जोड़ सार बराबर संसार। चलिए आगे चलते हैं। अब विसर्ग में देखिए संधि, देखिए तुरंत समझ में नहीं आता है किसी को भी। अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो केवल चीज़ें याद कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम है। अगर पूरा कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। विसर्ग स्वर या व्यंजन, विसर्ग जोड़ स्वर या व्यंजन, ये विसर्ग है। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। इस वाले को क्या बोलते हैं, विसर्ग। तब विसर्ग में स्वर जोड़ी चाहे व्यंजन तो विसर्ग बनेगा। मनः जोड़ योग बराबर मनोयोग, मनोयोग। निह जोड़ संदेह बराबर निस्संदेह। अब आगे देखिए कुछ संधि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट संधि यहाँ पे लिखा हुआ है। कवि जोड़ ईश्वर बराबर कविश्वर, पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, मनः जोड़ रंजन मनोरंजन, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत, प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर, निह जोड़ आशा निराशा, सम जोड़ तोष बराबर संतोष, महा जोड़ ईश महेश, जगत जोड़ ईश जगदीश। अब यहाँ शुद्ध वर्तनी, वर्तनी ही पूछा जाता है, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें तो खाली आपको चीज़ें याद करनी है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे कई बार पूछा गया कवित्री, देखिए पूछा गया है उज्जवल कई बार। अब उज्जवल कई लोग ऐसा लिखते हैं उज्जवल, देखिए ये तो गलती है, सही है सारे लिखे हुए हैं। अब कई लोग आशीर्वाद जो लिखा है ना, देखिएगा आशीर्वाद कई बार ऐसे लोग लिख देता है, आशीर्वाद गलत न है। श्रृंगार देखिए यहाँ लिखा है, कई लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, देखिए ई एकदम 100% गलत है। अब देखिए अब कुछ दिखा दे, अब जिजीविषा में उल्टा पुल्टा लगा देगा, ईर्ष्या में ई वाला लगाइबे नहीं करेगा। खैर देख लीजिए, आप खींच लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, यानी प्रेफिक्स और सफिक्स। अब उपसर्ग प्रत्यय बता देते हैं। उप जोड़ सर्ग बराबर क्या होगा, उपसर्ग। उप जोड़ सर्ग, उप मतलब होता है समीप, और सर्ग माने सृष्टि करना, माने समीप रह के बनाना, शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, दैट मीन्स वही होता है उपसर्ग। अब देखिए अति, देखिए उपसर्ग क्या है बता देते हैं। किसी भी शब्द के पहले लगेगा, माने पाछे लगेगा, शब्द के पहले में। सब मान लिया शब्द लिखे हैं हम करण, तो इसके पहले यहाँ लगा दीजिए अनुकरण, अनु, तो ये अनु जो वर्ड होगा उपसर्ग होगा। अब प्रत्यय कहाँ लगेगा, शब्द के बाद लगेगा। जैसे मान लिए ना है, लिख, इधर लिखते हैं, मान लिए लिख है, लिख, तो इसके बाद लगाइए ना, तो लिखना बन गया, ई वाला प्रत्यय हो गया, और ये उपसर्ग हो गया। आप समझ में आ गया। चलिए अति, अति से बना अत्यधिक। अनु, अनुकूल, कुल में अनु लगा दीजिए तो अनुकूल। आमरण उसी तरह, निर से निर्जीव बना, प्रति से प्रत्येक बना, प्र से प्रहार बना। कई शब्द बनेंगे, एक ही नहीं बनेंगे, समझे।
चलिए, इसके बाद सु से सुपुत्र बना, सम से संसार बना। उसी तरह आपका प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया या धातु के साथ, ठीक है, क्रिया या धातु के साथ रहेगा जब भी रहेगा। और तद्धित होगा विकारी। विकारी शब्द किसको कहते हैं? देखिए अभी छूट रहा था, 4 विकारी शब्द याद रखिएगा। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा आपका क्रिया। ये मुख्य रूप से 4 विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब क्या होता है? मतलब परिवर्तन आ जाना। संज्ञा शब्द में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे मान लिए संज्ञा शब्द लेते हैं महेश, तो महेश की जगह वे लोग कह दिए, हम कह दिए ना, बदलाव आएगा इसमें। कैसे आएगा? जैसे महेश जाता है, अब कह दिए कि जाते हैं, तो महेश की जगह चेंज कीजिए आप, वे लोग जाते हैं कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह ये विकारी शब्द 4 होते हैं, ठीक है। चलिए, खैर इतना बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तद्धित प्रत्यय इन शब्द के साथ लगेगा। जैसे इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिए बचपन क्या है? संज्ञा है, तब बचपन के साथ लगाए हैं ना, संज्ञा बचपन है ना, उसके बाद दिखा देते हैं और क्या है। अब देव, देव संज्ञा है आपका। फिर आपका सुंदरी संज्ञा है ना, चाहे विशेषण कह दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, लिखना, लिखना क्या है? लिखना वर्ड क्या है? आपका क्रिया है। तो लिख जोड़ना, और जोड़ नी, अब नी प्रत्यय है, ना प्रत्यय है, अनीय, पूजनीय, पूजन, पूज जोड़नीय, अ प्रत्यय है, देव जोड़ अ, जैसे देव ऐसे लिखेंगे, हलंत जोड़ अ, तो देव बन जाएगा। इया बढ़िया, इत्र पवित्र, आनी सेठानी, देवरानी जेठानी सब कह सकते हैं। आई भलाई बुराई, पन बचपन, है ना, ई सुंदरी, ठीक है, बोली। तो ये सारे वर्ड हैं यहाँ पे। उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे पर्यायवाची है, समानार्थी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने 20 रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20, जो कि आपको याद रखने चाहिए। अब अमृत, अब आप देख भी लीजिएगा, वैसे हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, याद कर लीजिए। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, अमृत का होता है, ठीक है। सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, अमृत को बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा को अश्व, घोटक है, तुरंग, बाजी, ये सारे चीज बोलते हैं। घोटक है, तुरंग, अश्व, बाजी, ये बोलते हैं। जंगल, वन्य, विपिन, अरण्य, अटवी, कानन, जंगल को बोलते हैं। उसी तरह गृह, सदन, गेय, धाम, घर, है ना, ये सारे बोलते हैं। वास, कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, अंबर, पट, वस्त्र, वसन, चीर, अंबर, पट, ये हुआ कपड़ा। अग्नि, आग, कृषाणु, हुताशन, पावक, है ना। अनल, अनल और अनिल में समझ लीजिएगा। अनल मतलब सॉरी, एक बार बता देता हूं मैं आपको। अनल, अनिल, अनिल मतलब मेरे ख्याल से हवा होगा, और अनल मतलब क्या होगा? आग होगा, ये भी याद रखिएगा। घर का क्या होगा? एक बार बता देता हूं। घर का गृह, सदन, भवन, है ना, मंदिर, धाम, आशियाना, आशियाना भी होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और अग्नि का बताना था। अग्नि और कौन सा? पवन, पवन का क्या होगा? पवन का होता है अनिल, ठीक है, पवन का होता है अनिल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आग को अनल बोलते हैं, अनल, अब पवन को अनिल, ठीक है। आम, आम्र, रसाल, पिकबंधु, फलराज, ठीक है। पक्षी, खग, विहग, और कुछ कुछ बोलते हैं, खैर याद आ जाएगा। खग, विहग, पक्षी, पखेरु, पंछी, ये सारी चीज़ बोलते हैं। आकाश, आकाश को व्योम, गगन, पट, अंबर, नभ, आसमान, सारे बोलते हैं। कमल, उसके बाद है आपका तालाब, सरोवर, और कुछ कुछ बोलते हैं। पानी, पानी को क्या बोलते हैं? जल, है ना, जल बोलते हैं। अमृत भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। गंगा, उसी तरह पढ़ देता हूं मैं, और बाकी आपको बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। तो ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना है। अब देखिए तालाब, तालाब का मैं बता देता हूं। वैसे आप जब खोलिएगा कोई बुक, आप देख लीजिए उठा के, उसमें आप आराम से याद कर सकते हैं। कमल का मैं छूट गया था, कमल का आप लिख सकते हैं। कमल का लिखिए, कमल का लिखिएगा आप। नलिन, सरोज, सतदल, राजीव, पंकज, अंबुज, है ना, ये सारे होते हैं इसके। और उसके बाद जलज, नीरज, इसी के होते हैं, ठीक है। कमल हो गया। तालाब और पानी, अब आपको दिखा देता हूं तालाब और पानी। तालाब का लिखिए तड़ाग, सर, ताल, पुष्कर, सरोवर, है ना, सरोवर। उसके बाद जलाशय, ये सारे चीज होते हैं। और कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फिर आपका क्या बचा है? वायु। वृक्ष, वृक्ष क्या होगा आपका? पादप, विटप, है ना, गाछी, गाछ, ये सारे होते हैं। फिर फूल का होता है पुष्प, कुमन, पुष्प, सुमन,
पुष्प हो गया, सुमन हो गया, फूल हो गया, है ना। और बिजली का होता है आपका दामिनी, तड़ित, ये सारे होते हैं। पृथ्वी का भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, है ना। जगती, ये भी जगती भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं पृथ्वी को। सूर्य का दिवाकर, दिनकर, भास्कर, रवि, है ना, सूर्य, सूरज, ये सारे होते हैं। तो आपका जो छूटा है वो आप एक बार देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है ना। आप बुक्स से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, मैं वैसे बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। आपका गंगा का छूटा था, गंगा का देख लेता हूँ। हाँ, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर हो गया, है ना। वृक्ष का बता दिया, कमल का बता दिया, और रात भी है इसमें, रात का मैंने बता दिया था। फूल हो ही चुका है, सारे कुछ हो गया आपके, बस बाकी थोड़े बहुत बच गए हैं। आग हो गया, रात्रि हो गया, किरण, बाकी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेंगे। वायु का पवन, ब्यार, मारुत, है ना। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे चीज़ देख लीजिएगा आप। और अब बचता है आपका एक मुहावरा। तो देखिए, मुहावरा में बहुत सारा चीज़ है, आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे मैं सुना देता हूँ, आप दिमाग में रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुहावरे, अब मुहावरा देखिए, मुहावरा क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। और मुहावरा का वाक्यों में प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका मज़ा नहीं आता है, अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ मैं बोलता हूँ, आँख गड़ना, अखिया गड़ गया है, तो लालच होना नहीं बोलते हैं, आंखें काहे गड़ाए हुए हो, मतलब लालच होना, ठीक है। आंख खुलना, मेरी आंखें खुल गई गुरु, मतलब ज्ञान होना या बोध होना, ठीक है। आंखें चुराना, मतलब नज़र बचाना, नहीं बोलते हैं आंख चुरा कहाँ भाग रहे हो, तो नज़र बचाना, है ना। उसके अलावा आपका बता देता हूँ, अग्नि परीक्षा देना, मतलब कठिन परीक्षा देना। तीर मारना, बड़का तीर मार रहे हो, ऐसा नहीं बोलते, तीर मारना, तीर मारना मतलब बहुत बड़ा काम नहीं करना, तीर मार मतलब सॉरी बड़ा काम करना होता है, तीर मार रहे हो मतलब बड़ा काम कर रहे हो। कलेजा ठंडा होना, कलेजा एकदम ठंडा हो गया मतलब संतोष होना। और कलेजे पर कहीं सांप लौटना या छाती पर सांप लौटना, तब मतलब ईर्ष्या करना। और छाती पर मूंग दलना, नहीं बोलते छाती पर मूंग दल देंगे, छाती मतलब सीने पे मूंग दल देंगे उसका मतलब होता है पास रह के दिल दुखाना, ठीक है। तो पास रह के दिल दुखाना। खून पसीना एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना, है ना। उल्टी गंगा बहाना, गंगा बहा रहा है ऐसे तो उल्टी बहा रहे हैं, उन्हें प्रतिकूल कार्य करना। उसके बाद आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, है ना। तो ये बहुत सारे मुहावरे तो दुनिया भर के हैं, आप एक बार देख लीजिएगा मुहावरे। और विलोम शब्द में कुछ नहीं है, विलोम शब्द थोड़े बहुत आप भी पढ़ लीजिएगा, विलोम शब्द आपको आता है कभी कभी, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, है ना तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे विलोम शब्द हैं, कितना बताऊँ मैं। नाव में धूल उड़ाना, मतलब व्यर्थ बदनाम करना। नाव में धूल क्यों उड़ा रहे हैं, मतलब व्यर्थ बदनाम। नाव में कभी धूल उड़ता है क्या, खुद पानी में चलता है, धूल कहाँ से उड़ेगा। अंगूठा चूमना, मतलब खुशामद करना, ठीक है ना। उसके अलावा ठन ठन गोपाल, मतलब कंगाल होना, कुछ नहीं होना। ठन ठन गोपाल नहीं बोला, ठन ठन गोपाल है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपका पानी में आग लगाना, नहीं बोलते हैं पानी में जो आग लगा दे जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, मतलब पानी में आग लगा मतलब असंभव काम को कर देना, तो उसी को बोलते हैं पानी में आग लगाना। और बोलते हैं चांद पर थूकना, मतलब व्यर्थ कलंकित करना, थूक नहीं सकते हैं आप, है ना। उसके बाद है आपका आसमान टूटना, मतलब विपत्ति आना। बहुत सारे मुहावरे हैं, अब कितने मुहावरे हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, बेटा मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग, उसका मतलब होता है मन की बात या रहस्य जान लेना। तो मुहावरे बहुत हैं, आपके पर्यायवाची भी मैंने 20 लिखे हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, बुक्स में कोई व्याकरण की बुक्स में मिल जाएंगी और आराम से। बाकी तो मैंने याद ही करा दिया ना आपको, फूल का हो गया, पुष्प का हो गया, सूर्य का बोल ही दिया, समुद्र का होता है आपका, मैं एक बार करा देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। खैर आप कर लीजिएगा, ये मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है तो उसमें दिक्कत है, आप ये सब चीज़ कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई आपकी। अब आपको एक बार इस वीडियो को देख के फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से आपका क्या होगा, आपके वो चीज़ आपके याद हो जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ आपको याद हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं करना है। और जितने भी आपके सिलेबस में थे मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, कहीं कोई इशू नहीं बचा है ना। तो आप गंगा का जैसे मंदाकिनी हो गया, भागीरथी हो गया, देव नदी हो गया, आप जाह्नवी याद कर लीजिएगा, फिर आपका सुरधुनी भी होता है ना। तो ये सारे चीज़ याद कर लीजिएगा और बाकी कोई इशू नहीं है। और ये गंगा का हो गया, पानी का बता ही दिया था, तालाब का बता ही दिया, तो सारे कुछ लगभग हो गए हैं, जो भी थोड़े बहुत बचे हैं। इसके अलावा भी आपको ऐसा नहीं कि पर्यायवाची नहीं पढ़ने हैं, अगर एक आध आते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक आध नंबर आते हैं आपको याद रखने चाहिए।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी व्याकरण के आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा है पेपर 2 उसके सिलेबस का विस्तार पूर्वक मैंने यहाँ पे आपको अध्ययन करा दिया। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आप एग्ज़ाम देने जाइए, कहीं कोई इशू नहीं है। मेरा जो एक और वीडियो आपके छत्तीसगढ़ में जाने हैं वो है बायोलॉजी का, तो वो भी मैं बहुत जल्द लेके आपके बीच एक दिया हुआ टाइम जो होगा आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करना है, पढ़ना है। और हाँ, जहाँ कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो या कुछ लगे कि मुझे सर ये दिक्कत हो रही है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर खुद आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में धन्यवाद और आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।